मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे लोगों की गिनती उंगलियों पर की जा सकती है जो सिर्फ अपने दम पर इतिहास को एक नया मोड़ देने की दम रखते हैं, बल्कि वो दुनिया को बदलने की दम रखते हैं। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल और संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की गिनती उन लोगों में की जा सकती है। तिलक देवाशेर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर रह चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान के कुछ राजनीतिक लीडर्स के बारे में एक किताब लिखी है, पाकिस्तान एट हेल्म। जिन्ना के कैरेक्टर पर रोशनी डालते हुए देवाशीर कहते हैं, उनकी जो की चैन लगी वो है कि वो बहुत सफल वकील थे। उन्होंने पाकिस्तान की वकालत बहुत बेहतरीन तरीके से करी। फिर 7-8 सालों में पाकिस्तान बन गया, लेकिन हर वकील के पास अपनी एक स्क्रिप्ट होती है कि वो क्या आर्ग्यू करेगा, कैसे आर्ग्यू करेगा। लेकिन ये स्क्रिप्ट उनकी बिल्कुल नहीं थी, ये अंग्रेजों द्वारा लिखी गई थी। ये स्क्रिप्ट अंग्रेजों ने ही उन्हें पकड़ाई और जिन्ना ने बड़े ही ब्रिलियंट तरीके से आर्ग्यू करा। और जिन्ना बहुत ही रिजर्व्ड व अलूफ किस्म के आदमी थे और वो आम लोगों व जनता में बिल्कुल घुल मिल नहीं पाते थे, जैसे गांधी जी या पटेल साहब जिस तरह वो घुल मिल जाते थे। पर ये बिल्कुल ऐसे नहीं थे, ये अलूफ मतलब अलग किस्म के आदमी थे। इसी वजह से उनकी शादी एक पारसी महिला से हुई थी। 1947 में भारत पाकिस्तान की आजादी से 1 महीना पहले माउंटबेटन ने जिन्ना को भारत पाकिस्तान के संयुक्त गवर्नर जनरल के लिए मनाने के लिए कोशिश की थी। माउंटबेटन का कहना था कि अगर आप पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनते हैं तो आपका अधिकार क्षेत्र सीमित हो जाएगा, लेकिन जिन्ना ने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि उन्होंने कहा जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो मेरी बात मानेगा। वो सिर्फ गवर्नर जनरल के अलावा वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे, मुस्लिम कम्युनिटी के प्रेसिडेंट भी थे और अपनी ही कैबिनेट के एक मंत्री भी थे। तो एक तरह से पाकिस्तान में जो कॉन्ट्रैक्शन का पावर है ये जिन्ना से ही शुरू हुआ। सारी हुकूमत उन्होंने अपने कब्जे में रखी। 7 अगस्त 1947 की सुबह जिन्ना अपनी बहन फातिमा के साथ रॉयस रॉय के डकोटा विमान में बैठकर नई दिल्ली से कराची पहुंचे। एयरपोर्ट पे उनके हजारों फॉलोअर्स उनका इंतजार कर रहे थे। जिन्ना के बायोग्राफर स्टैनली बॉलपर्ड अपनी किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं, एयरपोर्ट से अपने सरकारी आवास की ओर जाते हुए सड़क के दोनों तरफ खड़े हजारों लोगों ने जिन्ना के स्वागत में नारे लगाए। विक्टोरिया शैली में बने सफेद भवन की सीढ़ियां चढ़ते हुए जिन्ना ने नौसेना के लेफ्टिनेंट SM एहसान की तरफ देखकर कहा था, तुम्हें शायद इस बात पर अंदाजा ना हो, मैंने इस जिंदगी में पाकिस्तान बनते देखने की उम्मीद नहीं की थी। शासन के दस्तावेज पर साइन करते समय जिन्ना ने ख्वाहिश जाहिर की कि उनकी कुर्सी माउंटबेटन की कुर्सी से ठीक ऊपर रखी जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। 14 अगस्त 1947 को माउंटबेटन दिल्ली से आए थे सवेरन करने के लिए, क्योंकि जब तक सवेरन नहीं करते तब तक गवर्नर जनरल नहीं बनेंगे। जिन्ना चाहते थे कि उनकी कुर्सी माउंटबेटन की कुर्सी से ठीक ऊपर रखी जाए, लेकिन अंग्रेजों ने कहा यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप तभी गवर्नर जनरल बन सकते हैं जब आपको इंडिया का वॉइस रॉय सवेरन करेगा। माउंटबेटन आपसे नीचे नहीं बैठ सकता, वो आपके बराबरी या आपकी ही ऊंचाई पर बैठेगा। तो बहुत मुश्किल से जिन्ना ने ये बात मानी। फिर उनकी कुर्सी नीचे की गई, पर उनका ये गुरूर था, उनको ये बहुत था कि उन्हें अंग्रेजों से ज्यादा ऊंचाई पर बैठना है। ये एक ऐतिहासिक सच है। जिन्ना का खुद का भी मानना था कि पाकिस्तान को उन्होंने ही बनाया है। इस्कदर मिर्जा जो डिफेंस सेक्रेटरी बने, बाद में प्रेसिडेंट भी बने। जब पाकिस्तान बन गया उन्होंने जिन्ना से कहा मुस्लिम लीग के बारे में अंग्रेजों को कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए कि उन्हें मुस्लिम लीग के लिए अपना बर्ताव अच्छा रखना हो। तो जिन्ना ने सवाल करते हुए उनसे कहा क्यों? तो इस्कदर मिर्जा बोले क्योंकि मुस्लिम लीग ने ही पाकिस्तान को बनाया है। तो जिन्ना बोले कौन कहता है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया? पाकिस्तान मैंने बनाया। अपने स्टेनोग्राफर के साथ ये विचार थे उनके मुस्लिम लीग के बारे में। कराची में जिन्ना का दिन आमतौर पर 8:30 बजे शुरू होता था। एक बड़ी मेज के पीछे बैठे जिन्ना के सामने कागजों का ढेर रख दिया जाता था और पास ही में एक सिगरेटों का डब्बा रख दिया जाता था। उनके पास बेहतरीन क्रूवेन सिगार होती थी जिसकी सुगंध हमेशा उनके कमरे में भरी रहती थी। जिन्ना अपने आप को मुसलमानों का एक राजनीतिक लीडर मानते थे, ना कि धार्मिक नेता। इसकी वजह से उन्हें कई बार उन्हें धर्म संकट से भी गुजरना पड़ा। मशहूर राइटर अल गोवा ने एक जगह लिखा है
कि एक बार 1936 में उन्होंने जिन्ना को मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए बुलाया। जिन्ना बोले, मुझे नहीं पता नमाज किस तरह पढ़ी जाती है। मैंने जवाब दिया, आप वही करिए जो दूसरे वहाँ कर रहे हैं। एक जमाने में जिन्ना के असिस्टेंट रहे और बाद में भारत के विदेश मंत्री बने मोहम्मद करीम एक किस्सा बयान करते हैं। एक बार मैंने और जिन्ना ने तय किया कि बम्बई की एक मशहूर रेस्टोरेंट करंग लियाज में खाना खाएंगे। जिन्ना ने 2 कप कॉफी, पेस्ट्री और सुअर के सॉसेजेस मंगाए। हम इस खाने का मजा ले ही रहे थे कि एक बूढ़ा दाढ़ी वाला मुसलमान एक 10 साल के बच्चे के साथ वहाँ पहुँच गया। वो आकर जिन्ना के नजदीक बैठ गया। तभी मैंने देखा लड़के का हाथ धीरे से सुअर के सॉसेजेस की तरफ बढ़ रहा था। उसने धीरे से एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में रख लिया। मैं इसे बेचैनी के साथ देख रहा था। कुछ देर बाद वो चले गए। जिन्ना गुस्से में मुझसे बोले, छांगला, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। तुमने उस लड़के को सॉसेजेस क्यों खाने दिए? मैंने कहा, जिन्ना साहब, मेरी उलझन ये थी कि मैं आपको चुनाव हरवा दूं या फिर उस लड़के पर खुदा का कहर ढाने दूं। आखिर में मैंने आपके हक में ही फैसला किया। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के संविधान सभा में जिन्ना के दिए गए भाषण में ऐसा लगा जैसे वो किसी सपने से जाग गए हो। लगता था रातों रात वही पुराना हिंदू मुसलमान एकता का वाहक फिर से उभर आया है, जो कि सरोजिनी नायडू को बहुत पसंद था। बिना कागज की तरफ देखते हुए वो बिना रुके बोलते ही जा रहे थे। हमें अल्पसंख्यकों को अपने शब्दों, कामों और विचारों से औषध करना चाहिए कि जब तक वो पाकिस्तान के वफादार नागरिक के रूप में अपने कामों का पालन करते रहेंगे, उन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हम उस दौर की शुरुआत कर रहे हैं जब ना कोई भेदभाव होगा और ना ही कोई 2 समुदायों में फर्क किया जाएगा। हमारी शुरुआत उस बुनियादी उसूल से की जा रही है कि हम एक राष्ट्र के समान नागरिक हैं। बहुत कम लोगों को पता था कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने से पहले जिन्ना एक जानलेवा बीमारी की गिरफ्त में आ गए थे। उनके डॉक्टर जाल पटेल ने जब उनका एक्सरे लिया तो पाया उनके लंग्स में चकत्ते पड़ गए हैं, लेकिन इस बात को गुप्त रखा गया। देवाशीर कहते हैं, तो मुझे ये जरूर लगता है कि माउंटबेटन को पता था, क्योंकि जो पहले पार्टीशन की तारीख फरवरी 1948 में तय थी, उन्होंने 6 महीने पहले ही करके अगस्त 1947 में कर दी, क्योंकि उनको मालूम था जिन्ना ज्यादा दिन नहीं जिंदा रहेंगे। अगर गांधी जी, नेहरू जी और पटेल जी को मालूम होता तो वो बंटवारे के लिए थोड़ा और समय मांग लेते। माउंटबेटन प्लान को एग्री नहीं करते, क्योंकि सारा पाकिस्तान मूवमेंट और पाकिस्तान बनाने का प्रोसेस एक ही आदमी पर डिपेंड था। लियाकत अली में इतनी काबिलियत नहीं थी कि ये सब संभाल पाते, तो उस समय मुझे नहीं लगता अगर वो नहीं होते तो शायद पार्टीशन भी नहीं होता। जिन्ना के आखिरी दिन बहुत तकलीफ में गुजरे। 11 सितंबर 1948 को जब जिन्ना को वाइकिंग जहाज से क्वेता से कराची लाया गया तो लंग्स के कैंसर से जूझ रहे पाकिस्तान के संस्थापक का वजन मात्र 40 किलो ही रह गया था। जब कराची के मोरीपुर एयरपोर्ट से एम्बुलेंस गवर्नर जनरल हाउस के लिए चली तो बीच रास्ते में ही उसका पेट्रोल खत्म हो गया। बहुत ही दर्दनाक चीज घटी। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, जिसने पाकिस्तान को बनाया, जिसको लोगों ने वजीर आजम का खिताब दिया और उन्हें कोई रिसीव करने वाला नहीं था। उस समय लियाकत अली प्राइम मिनिस्टर थे। सिर्फ उनका मिलिट्री सेक्रेटरी उनके साथ था। आमतौर पर प्रैक्टिस होती थी जब भी जिन्ना जाते थे या बाहर आते थे। फुल्ली डिप्लोमेटिक फोर्स एयरपोर्ट पर होती थी, उनको सी ऑफ करने के लिए और रिसीव करने के लिए। उस समय कोई भी नहीं था और ऊपर से एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया। बड़ी हैरत की बात है, गवर्नर जनरल की गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और बीच रास्ते में जाके बंद हो जाए। मिलिट्री सेक्रेटरी को 2 घंटे लगे रेड क्रॉस तक जाने में। तब तक कराची का मानसून बहुत गर्म था। उस बंद एम्बुलेंस में, उस घुटन भरी गाड़ी में 2 घंटे के लिए जिन्ना वैसे ही बीमार थे तो उनकी पल्स वीक हो गई और रात को वो खत्म हो गए। शाम 6:10 पर गवर्नर जनरल भवन पहुंचे। जिन्ना 2 घंटे तक सोते रहे, फिर उन्होंने आंखें खोली, फुसफुसाए और आंखें बंद हो गईं। 11 सितंबर 1948 को रात 10:20 पर वजीर आजम जिन्ना नहीं रहे। जो कुछ रह गया तो वो था 40 किलो की देह। उन्हें अगले दिन कराची में दफन कर दिया गया। इतिहास के बेहद असाधारण और रहस्यमयी हस्ती की आज भी गुलाबी पत्थर के खूबसूरत गुम्बद में कब्र मौजूद है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आप इस तरह की वीडियोस और जानकारी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।